कह सकते हो आप, ठीक है। अब इसी को हमने नेक्स्ट पेज में यहाँ पर बना रखा था, है ना। ये क्या है, ये आपका ये टर्शरी को एकदम ध्यान देना कि इस बात के लिए क्या ऐसा होगा, कौन सा ऐसा हार्मोन आएगा जिस कारण से वो फट जाएगा, जिस कारण से वो रप्चरिंग हो जाएगा। बाद जो प्लेसेंटा है वो अपने आप बाहर आ जाता है जानवरों में, लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन के केस में क्या करना पड़ता है, ह्यूमन के केस में डॉक्टर जो है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब यहाँ से एमसीक्यू क्या बनेगा हमारा कि भाई ये जो एम्पूला है ना, ये जो आप ये दे सकते हो ना रेगा न्यूज़। अब इसमें क्या होगा ना कि देखो एकदम ध्यान, तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन को है ना इनपुट किया था, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन यहाँ पे डायलेशन हो रहा है कि नहीं, है ना, ऐसे हेड बाहर आ रहा है कि नहीं, समझे बात को। तो सर्विक्स में डायलेशन हो रहा है कि नहीं, ऐसे वो चेक करता है। कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ड्रग कुछ है, एग्रोमाइटिन एमिथ्रिजीन, ये सब कुछ ड्रग। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो एग्जाम बहुत नज़दीक हो गए, पढ़ाई पे फोकस करना अच्छे से, है ना, माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। तो अभी हम लोगों ने एक वन शॉट सीरीज़ को शुरू किया था जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का था। अब ये पार्ट 1 का जो था लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने अप टू ओजेनेसिस को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से हम लोगों ने एनसीईआरटी को डिक्टेट नहीं बल्कि डिकोड करा था। बहुत अच्छे से शानदार क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर रखे थे, ठीक है। और आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम लोग शुरू करेंगे। एनसीईआरटी का एक एक लाइन को हम लोग डिकोड करके कुछ क्वेश्चंस करके बहुत अच्छे से हम लोग इस चैप्टर को आज फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो क्या ये लेक्चर नीट के लिए एनफ रहेगा? हाँ, ये लेक्चर आपका नीट के लिए मोर देन एनफ है। चाहे वो किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए वो आप बना पाओगे, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैं ना थोड़ा सा ब्रीफिंग आप लोगों को दे देता हूँ कि भाई पिछले वाले पार्ट 1 वाले है ना, जो लोग नहीं देखे हो पार्ट 1, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप नहीं भी देखते हो इस वीडियो को, जो कि आप लोग नहीं देखे होगे, तो फिर भी आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, थोड़ा सा है ना 1-2 मिनट है ना ओजेनेसिस को हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि ओजेनेसिस मतलब क्या है ना। ओगोनिया से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओगोनिया मियोसिस 1 करना चाहता है बट वो नहीं कर पाएगा, वो अटक जाएगा। उस अटका हुआ फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। उसी प्राइमरी ओसाइट में ग्रेनुलोसा सेल का लेयर ऐड होने लग जाएगा और उस स्टेज को फिर हम लोग क्या बोल देते हैं, उस स्टेज को हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। अब इसी प्राइमरी फॉलिकल में और ग्रेनुलोसा लेयर ऐड हो गया, उसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम अगर आ गया तो फिर ये क्या बन जाएगा, टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा। प्लीज मतलब प्ले काइंड अटेंशन, ऐसा एनसीईआरटी आपका लिखता है ये बात कि आप ये बात ध्यान रखो कि जो टर्शरी फॉलिकल है इसके अंदर में अब तक क्या है, ये प्राइमरी ओसाइट ही है अब तक, ये बात कह सकते हो आप, ठीक है। अब इसी को हमने नेक्स्ट पेज में यहाँ पर बना रखा था, है ना। ये क्या है, ये आपका ये टर्शरी फॉलिकल है। इस टर्शरी फॉलिकल में यहाँ पे आपको क्या दिखा, प्राइमरी ओसाइट दिखा। ये प्राइमरी ओसाइट में जो कि मियोसिस 1 होना चाह रहा था बट वो अटक चुका था, ये अटका हुआ फेज को हम लोग कह रहे हैं प्राइमरी ओसाइट। तो अब ये अपना मियोसिस 1 ये कंप्लीट करेगा, हाँ भाई करेगा ये। तो अब ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट बन गया। फिर ये सेकेंडरी ओसाइट के बाद ये फिर से अपना मियोसिस 2 करेगा, फिर क्या बना देगा, ओवम बना देगा। सेकेंडरी ओसाइट के बाद टर्शरी ओसाइट नहीं बनता, इस बात को ध्यान रखना एकदम। यहाँ पर क्या बनेगा, ओवम बनेगा, ओके ठीक है। आप एक बात ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये जो सेकेंडरी ओसाइट है और ये जो ओवम है इसमें कुछ खास अंतर नहीं होता है। यही आपका ये सेकेंडरी ओसाइट है और इस सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर में ना बाहर में ऐसे एक जूना पेलुसिडा का अगर लेयर बन गया तो वो क्या हो जाएगा, वो ओवम हो जाएगा, ऐसा आपका किताब कहता है। क्योंकि ये भी कहता है कि भाई सेकेंडरी ओसाइट है ना, सेकेंडरी ओसाइट को ये ओवम भी बोला है, ऐसे स्लैश करके बोला आपका बुक, समझे बात को। हाँ भाई ठीक है, समझ गए। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है इसके अंदर में जब तक ये ओवम बन चुका होगा तब तक ये भी मैच्योर हो चुका होगा, मतलब मैच्योर टर्शरी फॉलिकल जो कि अब रेडी टू रप्चर है, उसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। चलिए हाँ भाई ओके, बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे डिफरेंस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस में और ओजेनेसिस में। तब तक आप एनसीईआरटी का लाइन आप देख लो कि ये सेकेंडरी ओसाइट है ना। आप यहाँ पर आप ये बात देखो कि पोलर बॉडीज बन रहा है, ठीक है। ये मियोसिस 1 जब मतलब ये जो प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट जब मियोसिस 1 करेगा तो ये पोलर बॉडी बनता है, मतलब ये एक तरह का अनइक्वल सेल डिवीजन है, ये अनइक्वल सेल डिवीजन है ना। तो मतलब ये रिटेन्स द बल्क ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब एक सेल है जिसमें अनइक्वल सेल डिवीजन होगा जिससे कि मेनली जो ज़्यादातर जो मेजर जो कंटेंट है वो एक के पास रह जाएगा और बाकी बहुत छोटा सा चीज़ बन जाएगा जो कि आगे जाके फिर डिजेनरेट कर जाता है ना, ऐसा ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, सेकेंडरी ओसाइट रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। अब यहाँ पर बोलेगा ये क्या, आप ये है ना सोच सकते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। हाँ भाई इसका एडवांटेज है कि एक पोलर बॉडी बन गया तो मेजरली जो कंटेंट है वो एक के पास आ गया, क्योंकि उसको फिर आगे जा करके फर्टिलाइजेशन करना है, जाइगोट बनाना है, ठीक। चलिए ओके, एट प्रेजेंट हम लोग बहुत ही सर्टेन नहीं है इस बात के बारे में ना कि वो जो आपका पोलर बॉडी है उसका क्या होता है, लेकिन ऐसा हम लोग मानते हैं कि वो डिजेनरेट ही हो जाता है, ठीक। टर्शरी फॉलिकल फर्दर फिर चेंज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट बनाता है एक न्यू मेम्ब्रेन जिसको हम लोग जोना पेलुसिडा कहते हैं, जो कि सराउंड करता है, ये बात बताया मैंने आपको। अब वो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, रप्चर होने के बाद अंदर से ओवम या फिर एग निकलेगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। हाँ भाई बोल दिया ओव्यूलेशन, देखो यहाँ पर है ना ओवम निकला। देखो ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट, ब्रैकेट में इसको बोला क्या, ओवम, क्योंकि वो सेकेंडरी ओसाइट ही था, बस उसके ऊपर में जोना पेलुसिडा का वो मेम्ब्रेन ऐड हो गया तो वो ओवम बन गया, ठीक है। चलिए ओके, अब यहाँ पे आपका ये फ्लो चार्ट है जिसको बहुत ध्यान रखना है कि भाई फ्लो चार्ट से क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। आप ये बात ध्यान रखो कि
वो जो प्रोसेस है पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, जहाँ एक बार मेयोसिस हुआ उसके बाद के सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, वो हैप्लॉइड हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना है कि भाई कौन सा सेल हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड, इस सब बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आपका डायग्राम है ये बहुत बार पूछा गया है, स्कूल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है डायग्राम। क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना तो क्या करना है, तो देखो कुछ नहीं करना है तो सिंपल क्या करना, ऐसा ओवरी बना देने का, हाँ ओवरी बना देने का, ठीक है। फिर क्या करना है, देखो ये है क्या, फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, फटता हुआ फॉलिकल, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। अब यहाँ से क्या निकल गया, ओवम निकल गया, समझे बात को। उसके बाद यहाँ पर बना देना क्या, कॉर्पस लूटियम। सर ये कॉर्पस लूटियम क्या होता है, एकदम ध्यान देना, ध्यान दो, ठीक है। अब आप इसको आप क्या बोल रहे हो बताओ, है ना। ये ग्राफियन फॉलिकल है और ये अंदर से निकला क्या, एग निकला। एग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एग को अंडा बोल सकते हैं। और अंडा के ऊपर में क्या होता है, छिलका होता है अंडा के ऊपर में, है ना, ये छिलका होता है ऐसे, ठीक है। ये क्या होता है, छिलका होता है, करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। और ये अंदर में क्या है, ये एग है जिसको हम लोग अंडा कह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये छिलका में से अंडा जैसे ही निकल जाएगा तो ये जो छिलका रहेगा ना, यही वाला छिलका कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आप समझो, मतलब एक जो ग्राफियन फॉलिकल है, उस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में से जब एग जब बाहर आ जाएगा तो ये जो बचा हुआ जो पोर्शन रहेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर द ओव्यूलेशन, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। चलिए, है ना। तो ये ओवरी बना देना, और ये फॉलिकल, छोटा फॉलिकल, बड़ा फॉलिकल और बड़ा फॉलिकल, फटता हुआ फॉलिकल, एग निकल गया। अब ये जो फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या बना देगा, ये कॉर्पस लूटियम बना देगा। और कॉर्पस लूटियम फिर आगे जाके डिजेनरेट कर जाएगा। क्यों करेगा, कब डिजेनरेट करेगा, कब नहीं करेगा, ये सारा का सारा प्रोसेस हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, कहाँ पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। ओके चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा ये डायग्राम क्लियर हो गया ना आप लोग को, डायग्राम देखो, है ना। प्राइमरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल, एंट्रम, ये सब पूछा ना, ओवम, कॉर्पस लूटियम बन गया, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलिए हाँ भाई सिंपल है। चलो देखो अब है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। देखो ऐसा है कि जब हम लोग बात करते हैं फीमेल के बारे में, है ना, फीमेल के बारे में, तो इस बात को एकदम ध्यान देना कि इस बात को एकदम ध्यान देना कि जो ओवरी है, ठीक है, जो ओवरी है, ये जो ओवरी रहेगा ना, ये ओवरी हर मंथ एक एग को रिलीज करेगा, हाँ रिलीज करेगा। ये वाला जो एरिया है जहाँ से पेनिट्रेशन होगा मेल ऑर्गन का, और फिर जो स्पर्म है वो पहुँचेगा, कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। फिर ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट धीरे 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 डेवलप होते होते कहाँ पहुँचेगा, यूट्रस के पास पहुँचेगा। अब यूट्रस के पास जब पहुँचेगा तो ये क्या बोलेगा, हमको इम्प्लांट कर दो, हमको अटैच कर दो, है ना। क्यों, क्योंकि इसका डेवलपमेंट यहीं पे होना है, एम्ब्रियो बेबी यहीं पर बनेगा, यूट्रस में ही बनेगा, ठीक है। तो क्या हम लोग अब तक समझे, अब तक ये समझे कि ये जो ओवरी है ये हर मंथ एक एग को निकाल देगा, और यहाँ से स्पर्म यहाँ तक पहुँचेगा, और फिर ये जाइगोट बन जाएगा। फिर ये जाइगोट डेवलप होते 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 यूट्रस में पहुँचेगा, और ये बोलेगा इम्प्लांटेशन करा दो, अटैचमेंट करा दो, ठीक है। तो क्योंकि ये बात यूट्रस को पता होता है, ये बात यूट्रस को पता होता है कि हर मंथ जो है एग निकलेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट यहाँ आएगा और बोलेगा इम्प्लांट कर दो, अटैच कर दो। तो इसी इम्प्लांटेशन के लिए, इसी अटैचमेंट के लिए, है ना, यहाँ पर क्या बना हुआ रेडी रहता है बताओ, ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये म्यूकस और ब्लड वेसल्स का ये लाइनिंग बना हुआ रहता है, ताकि इसमें अटैच हो जाए, न्यूट्रिशन ले पाए, करेक्ट। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर मंथ फर्टिलाइजेशन हो ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो जिस मंथ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा होगा, जिस मंथ ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा होगा, उसी टाइम में, है ना, ये जो बचा हुआ जो पोर्शन है जो म्यूकस ब्लड वेसल्स का, वो पूरा पार्ट वो शेड ऑफ होकर के वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, या फिर मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये क्योंकि हर मंथ एक साइकिल की तरह आएगा, 29-30 डेज में हर मंथ एक साइकिल की तरह आएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको, हाँ भाई समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके वेरी गुड। तो भाई आपका किताब कहता है कि ये एक तरह का रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि सिर्फ प्राइमेट्स में, प्राइमेट मतलब क्या, आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल देता है, एप्स हो गया, मंकी हो गया, ह्यूमन हो गया, चिंपैंजी हो गया, ये सब है आपका प्राइमेट्स। लेकिन प्राइमेट्स का अगर आप डेफिनेशन अगर आप ढूंढोगे ना, आपको कहीं पर भी कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा प्राइमेट्स का एग्जैक्ट, है ना। प्राइमेट्स क्या होता है, थोड़ा स्टडी करोगे अच्छे तो आपको पता चलेगा। प्राइमेट्स का मतलब वो एनिमल्स, वैसे एनिमल्स जिनका ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड है ना, मतलब जो ज़्यादा, जिनका सीसी बहुत हाई है, मतलब जो डेवलप्ड है, जो कॉन्शियस है बहुत, ठीक है, नहीं जिसका बड़ा दिमाग है, वेल जैसा नहीं, मतलब समझे बात को, जो कॉन्शियस है उनको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमेट्स, ठीक है। इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइकिल अकर्स इन द फीमेल प्राइमेट्स, जैसे कि एप हो गया, मंकी हो गया, ह्यूमन हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो है स्टार्ट कब होता है ना, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, ठीक है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होगा प्यूबर्टी में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क, मेनार्के नहीं, मेनार्क कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एंड हो जाएगा, जब ये पॉज हो जाएगा, है ना, जैसे प्ले पॉज होता है ना, जैसे पॉज हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेनोपॉज, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड होने को हम लोग कहते हैं मेनोपॉज,
ठीक है, हाँ भाई ठीक है। आइए है ना, अब इससे है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ग्राफ है ना, और वो जो ग्राफ है, जो पूरा जो डायग्राम है, उससे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है ना। फिर टेक्स्ट में कुछ बात लिखा हुआ है एलएच सर्ज के बारे में, ईस्ट्रोजन का सोर्स के बारे में, ये सब में क्वेश्चंस बहुत बार नीट में रिपीट किया। देखो अगर मैं कहता हूँ कि नीट में रिपीट किया है, नीट में पूछा हुआ है, इट मीन्स अब आपके बोर्ड्स में भी वो जो MCQs आ रहे हैं उस फॉर्म में वो पूछ सकता है। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। आइए तो हम लोग अब जो है ग्राफ को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। तो आप इसको देखो, देखो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे सुनना, उसी पर ध्यान से एकदम फोकस करना, ठीक है। आपका एकदम सिंपल तरीके से डायग्राम आपका जो है अच्छे से खत्म होगा। ठीक, आओ। तो जैसा कि ये लगभग 29-28 डेज का ही साइकिल होता है, और ये जो 14th डे है ना, ये 14th डे, इस बात को ध्यान रखो कि 14th डे मतलब मिड ऑफ द साइकिल में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब क्या, वो ग्राफियन फॉलिकल का फटना और अंदर से ओवम का निकलना। ठीक है, हाँ भाई है। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगर है ना, अगर ये एग अगर निकला होगा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं या तो एग और या तो बोल रहे हैं ओवम। ठीक है, और ये वाला क्या था, ये ग्राफियन फॉलिकल था। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल है ना। और ये जो पूरा जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं क्या, ओव्यूलेशन। मतलब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ना, मिड ऑफ द साइकिल में रप्चर हो गया, एग को रिलीज किया, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ओव्यूलेशन कह रहे हैं। इट मीन्स कि ये जो फॉलिकल है ना, ग्राफियन फॉलिकल, ये फॉलिकल डेवलप हुआ होगा। हाँ भाई डेवलप हुआ होगा। तो ये बना होगा पहले छोटा फॉलिकल, बड़ा फॉलिकल और बड़ा फॉलिकल, है ना। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल बना होगा। ओके, इसका मतलब फॉलिकल डेवलप हुआ, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेट हुआ, डेवलप हुआ। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस्तेमाल में आएगा, हाँ भाई आएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक हम लोग अभी समझे कि जो ये जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन होने के बाद मतलब ये जो एग है या फिर अंडा है, इसका जो छिलका है, जिस छिलका में से ये निकला, तो फिर ये क्या बना देगा, ये बना देगा कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। देखो कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम हो सकता है कि डीजनरेट हो जाए, डीजनरेट होकर के बना देगा कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग कि क्या है ये पूरा प्रोसेस। ठीक, और ये कॉर्पस लुटियम का ये काम क्या है ना। पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या होता है, चलिए आइए देखिए। यहाँ पे मेनली जो है ना, दो हार्मोन्स काम में आएगा। ठीक है, एक हार्मोन का नाम है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा हार्मोन का नाम है FSH। ठीक है, आपको ये किताब लिखता है कि भाई शुरुआत का जो फेज़ रहेगा ना, कौन सा फेज़ है भाई, बताएंगे अभी कौन सा फेज़ है। तो वो जो फेज़ रहेगा उसमें ये दोनों हार्मोन LH और FSH ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन कैसे बनाएंगे इसको, देखिए आइए कैसे बनाएंगे इसको। ये जो ग्रीन वाला है ना, ये जो ग्रीन वाला है, इसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं LH। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला है, इसको हम लोग बोल रहे हैं FSH। ठीक है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे ये ओवेरियन हार्मोन को समझते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन क्या होता है। तो ओवेरियन हार्मोन का जब आप ग्राफ देखोगे, ओवेरियन हार्मोन का जब आप ग्राफ देखोगे, तो ये ओवेरियन हार्मोन कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे हो जाएगा। इसको हम लोग कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और अब इसको हम लोग बोलेंगे ईस्ट्रोजन। इसको हम लोग कह रहे हैं ईस्ट्रोजन। ठीक है, चलिए एकदम ध्यान से हम लोग समझेंगे बात को, है ना। ग्राफ को हम लोग समझते हैं अच्छे से। मिड ऑफ द साइकिल में ओव्यूलेशन हुआ, हाँ भाई हुआ। अब ये ओव्यूलेशन के बाद ये जो पोर्शन था, ये जो पोर्शन था, ये क्या बना दिया, कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। कॉर्पस ल्यूटियम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्या, कि ये प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रीट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को ये सेक्रीट करता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो आप, प्रोजेस्टेरॉन का जो पोर्शन है ये यहीं पे जाके स्पाइक हुआ जब कॉर्पस ल्यूटियम बना। और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर डिजनरेट करने लगा, जो ये क्यों होगा हम बताएंगे अभी, और ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर डिजनरेट कर गया तो फिर इसका फंक्शन भी क्या हो गया, डाउन चला गया, है ना। अब ये जो है ना ईस्ट्रोजन है, ये ईस्ट्रोजन आपका किताब कहता है कि ईस्ट्रोजन आपका ग्रोइंग फॉलिकल से रिलीज होता है। तो ये ग्रोइंग फॉलिकल, फॉलिकल सबसे बड़ा यहाँ पे है, इसीलिए देखो ये ईस्ट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा स्पाइक यहाँ पे है।
फिर ये फॉलिकल क्योंकि इसका तो रहा नहीं ना, वो अस्तित्व तो इसका रहा नहीं, ये तो डिजनरेट किया, फिर ये कॉर्पस लुटियम बन गया, तो इसी कारण से ये जो ईस्ट्रोजन है वो भी क्या हो गया, डिप चला गया। ठीक, ओके। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम लोग फेजेस को लिखेंगे कैसे, ठीक है। अब देखो, जैसे ये जब बन जाएगा ना, जो आपका टर्शरी फॉलिकल, जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, तो ये ग्राफियन फॉलिकल में क्या ऐसा होगा, कौन सा ऐसा हार्मोन आएगा जिस कारण से वो फट जाएगा, जिस कारण से वो रप्चरिंग हो जाएगा। तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन आएगा जिसका नाम है LH। ये है वो LH, देखो आप यहाँ पर है ना। तो ये LH ही है वो हार्मोन जो कि सबसे ज़्यादा स्पाइक करता है, सबसे ज़्यादा स्पाइक करता है, जिस कारण से ये ओव्यूलेशन हो जाएगा, रप्चरिंग हो जाएगा। इस बात को हम लोग कहते हैं क्या, LH सर्ज। ठीक है, चलिए ओके। तो ये जो फेज़ है शुरुआत का, जो है ना लगभग 5 डेज़ का जो ये जो फेज़ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल फेज़। इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, मतलब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि यूट्रस में क्या चल रहा होगा। भाई यूट्रस में क्या चल रहा होगा, तो क्या होगा ना कि शुरुआत का जो टाइम रहेगा, लगभग ये 3 से 5 दिन का जो समय रहेगा, ये शुरुआत के टाइम में जैसे ही ये ब्लीडिंग आ रहा है ना, ये क्या है, ये ब्लड है, ठीक, ये ब्लीडिंग हुआ मतलब पीरियड्स आ गया, तो ये जो यूट्रस का जो लाइनिंग है बहुत ज़्यादा थिन हो गया होगा। तो अब यूट्रस का लाइनिंग जब थिन हो गया, तो नेक्स्ट साइकिल के लिए इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा यूट्रस को खुद को। तो इसी कारण से अभी क्या करेगा, ये सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन को हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेशन, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेशन। तो ये वाला जो फेज़ है, इस फेज़ में है ना, इस फेज़ में क्या होता है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोलिफरेटिव। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज़। और इसी फेज़ में फॉलिकल्स का भी डेवलपमेंट होता है, इसी फेज़ में फॉलिकल्स का भी डेवलपमेंट होता है। इसी कारण से हम लोग इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको एक और नाम भी देते हैं, क्या देते हैं, फॉलिक्यूलर फेज़। तो ये फेज़ कौन सा है, या तो फॉलिकुलर फेज़ और या तो प्रोलिफरेटिव फेज़। फॉलिकुलर फेज़ क्यों, क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप होता है। प्रोलिफरेटिव फेज़ क्यों, क्योंकि प्रोलिफरेशन होता है, किसका, यूट्रस के लाइनिंग का। समझे बात को, हाँ भाई समझ गया। अब यहाँ से क्या होगा, तो ये कॉर्पस लुटियम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रीट करता है। इसी कारण से इस फेज़ का नाम हो जाएगा क्या, सेक्रेटरी फेज़। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा सेक्रेटरी फेज़, या फिर है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस लुटियम बनता है, इसीलिए इसका एक और नाम हो जाएगा क्या, लुटियल फेज़, है ना, लुटियल फेज़। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 फेज़ हो गया, है ना, मतलब 2 नाम हो गया इस फेज़ का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ग्राफ है आपका पूरा, है ना, ये FSH है और ये वाला LH है। देखो ये LH यहाँ पे स्पाइक किया है ना, और डेवलपमेंट, ये फॉलिकल डेवलप हो रहा है, ये मैच्योर फॉलिकल हो गया, ये ओवुलेशन हो गया, है ना, यही वाला क्या बन जाएगा, कॉर्पस लुटियम बन जाएगा। कॉर्पस लुटियम डिजनरेट कर जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात ये समझना था कि अगर, है ना, ध्यान देना एकदम, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना होगा, फिर जाइगोट क्या होगा, वो डिवाइड होकर के आएगा कहाँ पर, यूट्रस में। अब ये बोलेगा क्या, इम्प्लांटेशन करा दो, अटैचमेंट करा दो। तो उस टाइम पे इसके पास वो म्यूकस, ब्लड वेसल्स, वो सब का मेम्ब्रेन होना चाहिए, वो थिक लाइनिंग होना चाहिए जहाँ पर वो अटैच होगा। तो थिक लाइनिंग अगर होना चाहिए, तो थिक लाइनिंग मेंटेन कौन कर रहा है, एकदम ध्यान से सुनना बात को, वही इंडोमेट्रियम लाइनिंग का मेंटेनेंस किया जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्टिलाइजेशन अगर हुआ है, इट मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करके मतलब रह के, है ना, क्या निकालेगा, वो प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या निकालेगा, मतलब क्या फंक्शन करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन इंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करेगा। समझ में आया बात आपको, ठीक है। तो सर ये वाला ग्राफ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब तो यही होता है कि जब फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुआ है, ओके, तो फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुआ है, इट मीन्स जाइगोट नहीं बना है। जाइगोट जब नहीं बना है तो म्यूकस, ब्लड वेसल्स का, मेम्ब्रेन का वो जो लाइनिंग थिक है उसका ज़रूरत नहीं है, है ना। तो इसी कारण से ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगा। समझे बात को, क्योंकि ये डिजनरेट कर जाएगा, इसी कारण से ये प्रोजेस्टेरॉन वो, है ना, क्या हो जाएगा, उसका जो स्पाइक है वो कम हो गया, है ना, डाउन चला गया वो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि डाउन चला गया, इसी कारण से जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग यहाँ पर मेंटेन था वो भी अब क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि तब तक फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू हो चुका होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। समझ में आया बात आपको, हाँ भाई समझ में आ गया, है ना। ये देखो डिजनरेट कर गया, तो ये जो कि यहाँ स्पाइक है ये भी नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, है ना। अच्छा ये नहीं, ये प्रोजेस्टेरॉन वाला बात कर रहे हैं। ये देखो कॉर्पस लुटियम सबसे ज़्यादा है, ये ऊपर है, फिर ये नीचे चला गया। अब उसके बाद फिर ये जो कि ज़्यादा था वो भी क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, न्यू वाला साइकिल शुरू हो गया, नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप देखो कि ये जो है, जो साइकिल स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज़ का, है ना, मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है वो लगभग 3 से 5 दिन तक होता है। ठीक, वजाइना से वो बाहर निकलेगा लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, ये इंडिकेटिव ऑफ, अच्छा अगर, है ना, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन अगर हुआ, इसका मतलब इंडिकेटिव है प्रेगनेंसी का, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि हार्मोनल इशू हो, डाइट का इशू हो, या कोई और कारण हो। ठीक, चलिए ये सब आप पढ़ोगे अच्छे से, है ना, एक एक लाइन आपका क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे देखो LH FSH ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है, कब, फॉलिकुलर वाले फेज़ में। ठीक है,
अब यहाँ पर सेक्रीट होता है ईस्ट्रोजन कहाँ से, बाय ग्रोइंग फॉलिकल से होता है। LH और FSH पीक लेवल तक पहुँच जाता है ना, मिडिल ऑफ द साइकिल में 14 डे में। रैपिड सेक्रेशन जो रहेगा LH का, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं LH सर्ज, जिस कारण से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ये सारा चीज़ है। ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिर किस में, कॉर्पस ल्यूटियम में, मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है ना लिखा हुआ, ठीक है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेगा, जो कि मेंटेन करता है किसको, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, है ना। तो एक बात समझो यहाँ पर, आप ऐसे समझो कि ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है, सेक्रेट, ये सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ना, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। समझ गए बात को इसको, हाँ भाई समझ गए। मेनोपॉज है ना 50s में लगभग ये खत्म हो जाता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं भाई कुछ क्वेश्चंस अगर है तो। नेम द ओवेरियन हार्मोन, नेम द ओवेरियन हार्मोन दैट इज एट इट्स पीक लेवल, है ना, ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकिल। चलिए भाई बताइए क्या होगा, है ना, सोचिए इस सवाल को और बताइए। यहाँ पे पूछा है क्या, ओवेरियन हार्मोन पूछा है ना, ओवेरियन हार्मोन। तो ओवेरियन हार्मोन का अगर हम लोग बात करें तो ओवेरियन हार्मोन कौन कौन सा होता था, याद है। ओवेरियन हार्मोन होता था ईस्ट्रोजन और होता था प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये ओवेरियन हार्मोन है। तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। पीक लेवल पूछा कहाँ, मिड ऑफ द साइकिल में। तो मिड ऑफ द साइकिल में है ना, ओवेरियन हार्मोन जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन तो सेक्रीट होता था उस टाइम में जब फट गया, है ना, मतलब मिड ऑफ द साइकिल में क्या होता है, फटा, वो ग्राफिन फॉलिकल फटा, ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद क्या बना, कॉर्पस लूटियम बना, फिर ये कॉर्पस लूटियम से सेक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो मिड ऑफ द साइकिल में क्या था बताओ, मिड ऑफ द साइकिल में था ईस्ट्रोजन। देख सकते हो एकदम ध्यान से आप, ये देखो मिड ऑफ द साइकिल में 14 डे है, यहाँ देखो ईस्ट्रोजन है, और ये LH FSH तो है ही खैर। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ये ईस्ट्रोजन, है ना। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन, ये सबको एकदम ध्यान देना आप, है ना। चलो आओ। व्हाट इज द फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। फेट का मतलब होता है भविष्य, है ना, फ्यूचर। ये क्या उसका फेट है, चलिए बताइए भाई क्या उसका फेट है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फेट है कि वो रह जाएगा, परसिस्ट कर जाएगा, है ना। तो इट विल डिजनरेट नहीं, इट विल परसिस्ट एंड सेक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, है ना, बोथ। अच्छा ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ये, समझे बात को। सर ये दोनों होना चाहिए। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, नीट में हम लोग प्रायोरिटी हम लोग देते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सबसे अच्छा आंसर क्या है, समझे बात को। चलिए तो ओव्यूलेशन अकर्स मेनली ड्यू टू विच हार्मोन। तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है भाई, ओव्यूलेशन का मतलब होता है फटना, वो रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जो कि होता है किस LH सर्ज से, है ना। हालांकि दोनों ही हार्मोन था जो कि रैपिड इंक्रीज होता है बीच में, लेकिन यहाँ पे जो मेनली पूछा है ना, मेनली ड्यू टू, और ये ओव्यूलेशन बोला मतलब रप्चरिंग बोला, तो क्या हो जाएगा आंसर में LH हो जाएगा। तो अभी हम लोग आगे मूव करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होगा कि भाई जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है, मतलब स्पर्म और एग दोनों मिलेगा, है ना। द फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन, और उससे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग ये बात लिखेंगे कि फ्यूजन ऑफ sperm and egg and formation of zygote, ठीक है, is called as fertilization। अब आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि भाई ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसका लोकेशन क्या है ना। तो इसका जो लोकेशन है वो हो जाएगा क्या, एम्प्यूला, ठीक है। इसका लोकेशन है एम्प्यूला। सर क्या है एम्प्यूला, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब आप देखोगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे एक तरह का वाइडर पोर्शन होगा, ठीक है, और ये तो हो गया क्या, ओवरी, है ना। तो यहाँ पे वाइडर पोर्शन होगा, और बायोलॉजी के दुनिया में जो वाइडर पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्प्यूला, ठीक है। तो यहाँ से एग आके यहाँ होगा, है ना, और यहाँ से मेल ऑर्गन पेनिट्रेट करेगा, तो जो स्पर्म है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना। और इस जगह पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो आप एक बात बनाओ, है ना, आप एक बात बताओ कि ये जो जाइगोट जो बनेगा वो जाइगोट कैसा रहेगा बताइए।
जो जाइगोट है, अगर हम लोग क्वेश्चन अगर बनाए है ना, जाइगोट, तो जाइगोट कैसा है? क्या ये सिंगल सेल है, या फिर क्या ये डबल सेल है, या फिर क्या ये हैप्लॉइड है, या फिर क्या ये डिप्लॉइड है? सोच के बताइए जाइगोट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द जाइगोट? तो भाई अच्छा, ये जो है आपका मल्टी करेक्ट है ना, ये आपका मल्टी करेक्ट है, सोच के बताओ। तो जाइगोट जो है सिंगल सेल है ना, ये बात एनसीईआरटी भी लिखता है आपका। देखो, स्पर्म है, एग है, दोनों मिल गया, फ्यूज हो गया, तो ये एक सेल बना ना, और इस एक सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जाइगोट बोल रहे हैं। ये सिंगल सेल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो स्पर्म और ये जो एग मिल करके जो जाइगोट बनाया, तो ये तो हैप्लॉइड है एन, और ये भी हैप्लॉइड होता है एन, क्योंकि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? 2n, मतलब क्या? डिप्लॉइड, है ना। तो जाइगोट क्या है? सिंगल सेल्ड है और ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक बात? हाँ भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए तो आगे हम लोग समझते हैं कुछ बात को, है ना। ऐसे एक बात हम लोग समझ सकते हैं कि ऑल द कॉपुलेशन, सर कॉपुलेशन क्या है? तो कॉपुलेशन का मतलब हुआ कि जैसे मेल ऑर्गन जो पीनस है वो फीमेल वजाइना में इंसर्ट करेगा, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉपुलेशन, ठीक है। तो मतलब कॉपुलेशन मतलब एक तरह से मेटिंग कह सकते हो, या फिर आप इंटीमेट होना कह सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपुलेशन। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एवरी कॉपुलेशन डू नॉट लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन। मतलब ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो ब्रीड होगा, या फिर मतलब हर बार जो मेटिंग होगा उससे फर्टिलाइजेशन हो ही। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये बात ज़रूरी है कि एट द सेम फ्रैक्शन ऑफ टाइम में जो एग है और जो स्पर्म है वो पहुँचे, है ना। तो सेम फ्रेम ऑफ टाइम में, सेम एट द सेम टाइम में जब स्पर्म और एग जब पहुँचेगा तो ही जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा, वरना नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट necessary that every copulation leads to fertilization, है ना। क्यों है भाई ऐसा? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज फॉर द फर्टिलाइजेशन sperm and egg should reach the site simultaneously at the same time, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा होगा आपको कि भाई फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म है और जो एग है ना, ये ज़रूरी है कि वो पहुँचे उस जगह पे, उस साइट पर साइमल्टेनियसली, साथ में, एट द सेम टाइम। समझे बात को? तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है ना फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। क्या डिस्क्राइब करेंगे? एकदम ध्यान से समझना है बात को। क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होगा ना कि जो स्पर्म है वो पहुंचेगा, धीरे धीरे वो पहुंचेगा। कहाँ तक पहुंचेगा? तो ये पहुंचता है एम्प्यूला तक, और एम्प्यूला तक पहुंचने के बाद जो हमारा जो एग होगा, जो कि इंतज़ार कर रहा होगा, तो ये एग के पास जो है ना जाके कुछ रिएक्शंस करता है, ठीक है। इसको जब आप बहुत डेप्थ में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन हम लोग कहते हैं, ठीक है, या फिर एक्रोजोमल रिएक्शन भी कहते हैं, समझे। तो यहाँ पे ये सब रिएक्शंस चल रहा होता है। आपके बुक के हिसाब से मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो हम लोग ये बात समझेंगे कि स्पर्म जब पहुंचेगा जब एग के पास, तो उसके एक्रोजोमल कैप में कुछ एंजाइम्स होते हैं। जो एंजाइम कॉमनली स्पर्म लाइसिन होता है, वो एंजाइम क्या होगा, वहाँ पर रिएक्ट करेगा। जो एग है उसका जो आउटर जो मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन कहते हैं, उस जोना पेलुसिडा के मेम्ब्रेन से वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा, वहाँ पर वो रिएक्शन करेगा। समझे बात को? तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि स्पर्म रीचेस, है ना, रीचेस द एम्प्यूला रीजन, ठीक है, एंड कम इन कॉन्टैक्ट विथ एग या फिर ओवम, ठीक है, विद द जोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो एक्चुअली में यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि वेयर एक्रोसोमल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, that induces the changes in the membrane that prevent the further entry of additional sperm, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना पूरा, ये बात बताता है कि भाई जब, है ना, ये क्या है, ये आपका ओवम हो गया, ठीक है। और ये जो ओवम है इसके बाहर में ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कह सकते हैं जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन, ठीक है। और कुछ सेल भी होते हैं, कुछ छोटे छोटे सेल भी होते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे जो सेल होंगे उसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियाटा का सेल है ये, है ना। कौन सा सेल है भाई, ये है कोरोना रेडियाटा, ठीक है। कोरोना रेडियाटा का ये सेल्स है। तो अब जैसे ही स्पर्म पहुंचेगा, है ना, स्पर्म जो है जैसे ही पहुंचेगा तो ये वाला जो पोर्शन है ना जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्रोसोम, इसके अंदर में एंजाइम्स भरा होगा, ठीक है। ये जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा तो ये इस जोना पेलुसिडा के मेम्ब्रेन के साथ ये कुछ इस तरह का कुछ रिएक्शन करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। फिर और भी चीज़ें होती है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल्स, उसका रिएक्शन होता है। अब इन सभी के कारण क्या होगा ना, इस मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस आ जाएगा और उस चेंजेस के कारण एडिशनल स्पर्म का एंट्री ब्लॉक हो जाएगा। मतलब ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि भाई एक ही स्पर्म आकर के फर्टिलाइज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम लोग एक और क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि हाउ पॉलीस्पर्मी इन ह्यूमन इज प्रिवेंटेड, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर पूछा तो आपको जवाब आपको ये दे देना है ना। जवाब दोगे कि भाई, है ना, स्पर्म है पहुँचेगा एम्पिला वाले रीजन में और ये कांटेक्ट में आएगा एग या ओवम के जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन से, जहाँ पर क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, है ना, जो कि क्या करेगा, इंड्यूस करता है चेंजेस किसमें, मेम्ब्रेन में, जो कि प्रिवेंट करेगा क्या, फर्दर एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। समझ में आया बात। अब यहाँ से आप एक और बात कंटिन्यू कर सकते हो ऐसे। अब यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। देखो ध्यान देना, एकदम ऐसे लिख सकते हो आप, दिस ensures fertilization of only one sperm with ovum, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ बात को समझते हैं। देखो ऐसा ना रियल में कि कभी भी स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज नहीं करता है। सर ये क्या बात हुआ? हाँ यही बात है। कैसे ये बात है सर, थोड़ा समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। ये है ओवम, ठीक है, इसके बाहर का आपका ये वाला मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, स्पर्म, ठीक है। तो बात ये है ना कि जो स्पर्म है जब ये फर्टिलाइजेशन के लिए जब आएगा ना आमने सामने, तो इसका जो पूरा ये जो टेल वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये सब बाहर ही रह जाता है, ये सब बाहर ही रह जाता है। और सिर्फ जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस सिर्फ एंटर करेगा अंदर में। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। रियल बात ये था, है ना। चलो ओके, यहाँ तक हम लोग जो है बहुत अच्छे से समझ चुके हैं ना। अब ये जो फर्टिलाइजेशन जब हो रहा होता है ना, तो एक्चुअली मैं एनसीईआरटी इस बात को बताया है, थोड़ा छिपा के बताया, बट बताया कि भाई ये वाला प्रोसेस जब हो रहा होगा तो उस टाइम में ये वाला चीज़ जिसको हम लोग एग बोल दे रहे हैं वो एग नहीं है, तो क्या है भाई, वो सेकेंडरी ओसाइट है। ओके, सेकेंडरी ओसाइट मतलब प्राइमरी ओसाइट वो वाला स्टेज था जो कि मियोसिस 1 उसमें अटक गया था, अटका हुआ फेज था मियोसिस 1 का, है ना। हाँ, मियोसिस 1 अटका हुआ फेज था। यहाँ पे आप देखो, एकदम ध्यान दो, थोड़ा सा एकदम ध्यान दो, है ना, ठीक है। हाँ,
ये है वो प्राइमरी ओसाइट, है ना, प्राइमरी ओसाइट। ये अटका हुआ फेस था मियोसिस वन का, इसीलिए तो इसमें फिर से वो अटका हुआ फेस पूरा हुआ मियोसिस 1, है ना, तो क्या बन गया, सेकेंडरी ओसाइट बन गया। और अब ये सेकेंडरी ओसाइट फिर आगे जाके मियोसिस 2 करेगा और फिर जाकर के ओवम बनेगा। तो एक्चुअली में जो फर्टिलाइज जो होता है स्पर्म जिस स्ट्रक्चर के साथ, वो स्ट्रक्चर ये वाला नहीं है बल्कि ये वाला है, समझे बात को। और जब फर्टिलाइजेशन जब होने लगता है ना, एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जो प्रोसेस जब हुआ, एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो ओवम, मतलब जो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के साइटोप्लाज्म में घुस रहा होगा, तो उस टाइम में जाकर के ये अपना सेकेंड वाला मेयोसिस कंप्लीट कर रहा होता है। समझ में आया बात? तो क्या सर ये वाला भी अटका हुआ रहता है क्या? हाँ, ये वाला फेज भी अटका हुआ रहता है। ये बात एनसीईआरटी नहीं बताता है, मेटा फेज में ये अटका हुआ रहता है। समझ में आ रहा है आपको बात? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ओजेनेसिस, है ना, फीमेल्स में 2 बार चीज़ें अटकती है। पहला प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 और दूसरा मेटाफेज में। समझ में आया बात? हाँ भाई, समझ में आ गया। चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग, है ना, वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंड कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए, अब जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए एकदम ध्यान से समझते हैं बात को, है ना। तो इस जगह पे, है ना, इस जगह पे जो बना होगा इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग जाइगोट बोल रहे हैं। हाँ भाई, बोल रहे हैं जाइगोट। तो अभी ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट धीरे धीरे करके माइटोसिस डिवीजन करता हुआ ये आगे बढ़ेगा। सर ये कैसे याद रहेगा माइटोसिस डिवीजन होगा या फिर क्या होगा? तो ये जो जाइगोट है ये क्या है, ये जो जाइगोट है ये क्या है, ये है डिप्लॉइड, ठीक है। तो अभी ये जो जाइगोट है ये डेवलप होते होते यहाँ पे आकर के ये अटैच होगा, तब जाकर के न्यू ऑर्गेनिज्म में ये ग्रो होगा। तो इतना सा बात बस आप समझो कि ये जाइगोट में अगर मियोसिस हो जाए, अगर मियोसिस हो जाए तो ये फिर डिप्लॉइड से ये क्या बन जाएगा, ये तो हैप्लॉइड बन जाएगा ना, एन। और क्या हमारा जो पूरा जो बॉडी है वो क्या एन है या फिर 2n है? डिप्लॉइड है भाई, 46 क्रोमोसोम के साथ है बॉडी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, माइटोसिस होना पड़ेगा, है ना। तो अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट फिर धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ेगा, है ना। क्या करता हुआ आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा माइटोसिस डिवीजन करता हुआ, और इसी माइटोसिस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लीवेज बोलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जब ये माइटोसिस डिवीजन जब ये करेगा जब ये करेगा तो उस टाइम में आप इस बात को समझो कि ये है क्या, जाइगोट, ठीक है, ये है क्या, जाइगोट, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है ना, ये 2 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये आगे जाके 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आगे जाके इसमें और भी छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे। अब बात क्या है ना कि ये जो एक जो सेल है छोटा सा, है ना, ये जो एक जो सेल है, इसी सेल को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। समझ में आ रहा है बात आपको? ओके, मतलब सर फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बना, वो जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होते होते माइटोसिस सेल डिवीजन करते करते क्लीवेज करते करते वो आगे की ओर बढ़ेगा, और अंदर में वो सेल स्टेज को बढ़ाते जाएगा, और वो एक एक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एक सेल को ब्लास्टोमेयर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट जैसा है ना, कि 8 to 16, है ना, 8 to 16 सेल स्टेज वाला जो रहेगा ना स्ट्रक्चर, 8 to 16 सेल स्टेज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोरूला। समझे बात को? तो 8 से 16 सेल स्टेज का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम लोग बोल रहे होंगे मोरूला, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, एकदम ध्यान से हम लोग समझेंगे बात को, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि मोरूला बनने के बाद, ये जब मोरूला जब बन जाएगा, तो मोरूला बनने के बाद कुछ एक ऐसा भी सेल स्टेज आएगा, एक ऐसा भी सेल स्टेज आएगा जिसमें ये जो है ना कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखना है आप लोग को, ठीक है, कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, है ना, और अंदर में यहाँ पे कुछ सेल का गुच्छा अलग हो जाएगा। समझे बात को? मतलब बात क्या है ना कि ये जो स्टेज बनता है, ये जो स्टेज बनता है, इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लास्टूला। ठीक है, और ब्लास्टूला जो स्टेज है ना, ये रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन है, और जो ब्लास्टूला स्टेज जब ह्यूमन का होगा तो उसी को आपका एनसीईआरटी बोलता है क्या? ब्लास्टोसिस्ट। समझे बात को? इसी स्टेज को आपका एनसीईआरटी बोलेगा ब्लास्टोसिस्ट। समझे बात को? तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा ना, ये आउटर लेयर है ना, ये वाला क्या है? आउटर लेयर है, और इसी आउटर लेयर का नाम है, इसी आउटर लेयर का नाम है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और ये जो अंदर में जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को बोला है इनर सेल मास। मतलब अंदर में क्या होता है? अंदर में कुछ सेल का गुच्छा होता है। समझे बात को? ये अंदर में जो सेल का गुच्छा है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? इनर सेल मास बोल रहे हैं। अब यही वाला जो इनर सेल मास है ना, यही वाला इनर सेल मास जो है ना, ग्रो कर जाएगा। कैसे ग्रो कर जाएगा? ये इनर सेल मास ग्रो कर जाएगा एज अ एम्ब्रियो। समझे बात को? तो यहाँ तक हम लोग ये सब बात को समझे कि भाई जो जाइगोट है, वो जाइगोट धीरे धीरे माइटोसिस सेल डिवीजन करता हुआ वो कहाँ पहुँचेगा? यूट्रस में वो पहुँच रहा होगा, और वो सेल डिवीजन जब वो कर रहा होगा ना, तो अंदर में छोटा छोटा सेल बनेगा, और वो जो सेल जो बनेगा उस एक एक सेल को हम लोग बोलेंगे क्या? ब्लास्टोमेर बोलेंगे जाइगोट का। वैसा वाला स्टेज जिसमें 8 से 16, है ना, 8 to 16 ब्लास्टोमेर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मरूला बोलेंगे। समझे बात को? फिर उसके बाद आगे जाकर के वो, है ना, आगे जाकर के वो क्या बना लेगा? वो ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा। मतलब रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन है, वो ब्लास्टोसिस्ट बन गया वो। ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट में आउटर लेयर होता है, आउटर स्ट्रक्चर होता है लेयर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और जो इनर में, जो अंदर में जो सेल का गुच्छा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर सेल मास बोलेंगे, जो कि ग्रो हो जाता है एज अ एम्ब्रियो। समझ में आया बात? हाँ भाई ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, है ना। तो अब अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन, है ना। इसलिए आपका एनसीईआरटी लिखता है क्या? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। तो चलिए फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग जो है समझ चुके हैं। तो ये जाइगोट है ना। अब यहाँ पे ही कहीं पर क्या हो चुका होगा? बन चुका होगा, है ना, ब्लास्टोसिस्ट। कुछ इस तरह से अंदर में होगा, है ना। और ये अब क्या हो जाएगा? इसमें अब अटैच होने लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इम्प्लांटेशन। चलिए, तो आइए अभी हम लोग देखते हैं आगे है इम्प्लांटेशन, है ना, एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन। तो भाई इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? तो आप ये बात समझो कि इम्प्लांटेशन का मतलब हो जाएगा, है ना, कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड, है ना, इन द यूटेराइन लेयर। ठीक है, कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, और इस कारण से क्या होता है मालूम है? लीड्स टू प्रेगनेंसी, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है, एक देखो, एक ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है आपसे, ऐसे पूछ सकता है कि भाई देखो, ऐसे एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है कि फर्टिलाइजेशन लीड्स टू डैश। ठीक है, एंड इम्प्लांटेशन लीड्स टू डैश। तो इसका जवाब दीजिए आप। ये एनसीईआरटी का लाइन है भाई। तो फर्टिलाइजेशन लीड्स टू जाइगोट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन से सिर्फ जाइगोट बनता है, और ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में क्या होगा? ध्यान देना, एकदम ध्यान से सुनना बात को। ये जो जाइगोट है, जैसे यहाँ पे बन गया, क्या बन गया? ये जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट है, ये आगे जाकर के ये ऐसे डिवाइड होगा। ठीक है, आगे जाके ऐसे डिवाइड होगा। ठीक है ना। तो ये जो जाइगोट है ना, ये जो जाइगोट है, ये आगे जाकर के बनाएगा, ये क्या आगे जाकर के बनाता है आपका ब्लास्टोसिस्ट, है ना, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसका ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को आपने बोला क्या? ट्रोफोब्लास्ट, है ना। और अंदर का जो स्ट्रक्चर था, इस अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने बोला क्या? इनर सेल मास। ठीक है, तो ये जो इनर सेल मास है, ये तो ग्रो हो जाएगा एज अ एम्ब्रियो, ग्रो हो जाएगा, है ना। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है,
ये ट्रोफोब्लास्ट आगे जा कर के दो चीज़ों में हेल्प करेगा। पहला ये हेल्प करेगा इम्प्लांटेशन में, ठीक, और दूसरा ये हेल्प करेगा प्लेसेंटा प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। अब कैसे हेल्प करेगा इसी बात को हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अब क्योंकि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है यही जाकर के अटैच हो जाता है यूट्रस में, और अटैच हो जाने के कारण ही प्रेगनेंसी होता है। एनसीईआरटी का ये लाइन आपका, फर्टिलाइजेशन लीड्स टू जाइगोट फॉर्मेशन एंड इम्प्लांटेशन लीड्स टू द क्या, प्रेगनेंसी। समझ में आया बात, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है भाई, है ना। चलिए देखिए आगे, अब यहाँ तक क्लियर हुआ आपका अच्छे से, है ना। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इम्प्लांटेशन जो है वो होगा कैसे, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन जो है वो कैसे होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। आप इसको भी लिख लोगे अच्छे से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। हालांकि ये तो एक तरह का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे अच्छे से, ठीक है। लिख लिया आपने, चलो ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि भाई क्या होता है, ठीक है। आइए देखिए, तो ये जो यूट्रस है ना, इस यूट्रस में क्या हो रहा होगा, इस यूट्रस में क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे जो है ना ब्लड होगा, ब्लड का, म्यूकस का थिक लाइनिंग होगा, ठीक है। और इसमें जो है ना, मतलब ये जैसे ही अटैच होने लगेगा तो ये सेल डिवीजन करेगा, अपना अपना ये सेल डिवीजन करेगा, और सेल डिवाइड करते करते ये पूरा पूरा ब्लास्टोसिस्ट को ये कवर कर लेगा, ये पूरा पूरा ब्लास्टोसिस्ट को ये कवर कर लेगा, है ना। मतलब ये जो यूट्रस का जो लेयर है वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट करेगा, डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, और वो क्या करेगा, उस ब्लास्टोसिस्ट के लेयर को वो, है ना, ऐसे वो जकड़ लेगा, ऐसे वो घेर लेगा, ऐसे इम्बेड हो जाएगा, ऐसे अटैच हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात अच्छे से, हाँ भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये बात, है ना, लिख सकते हैं ये बात कि यूटेराइन टिश्यू गेट differentiated and covers the blastocyst and the blastocyst get embedded in the uterus, ठीक है। This is called as implantation। तो यहाँ तक आप ये बात समझे कि जैसे ही वो ब्लास्टोसिस्ट जब आएगा यूट्रस के कांटेक्ट में, तो ये वाला जो लेयर है ना वो ऐसे जकड़ लेगा, पूरा पूरा कवर कर लेगा वो, है ना। और इस जकड़ने के प्रोसेस को, इस इम्बेड होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी इम्प्लांटेशन होने के टाइम में, है ना, इम्प्लांटेशन होते समय प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। समझे बात को, मतलब प्रोसेस होना शुरू हो जाता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन का प्रोसेस, लेकिन इम्प्लांटेशन के बाद कुछ समय के बाद धीरे धीरे जाकर के ये क्या होता है, ये प्लेसेंटा बनने लगता है। प्लेसेंटा का जरूरत क्यों पड़ा सर, एकदम ध्यान से सुनना इस बात को। शुरुआत में इनिशियली तो यहाँ पे ये म्यूकस, ब्लड वेसल्स, ये सब का तो मेम्ब्रेन है, जिससे कि इसको नरिशमेंट मिल जाएगा इनिशियली, है ना। जब ये सेल स्टेज, जब ये छोटा रहेगा, जैसे ही सेल स्टेज जब बड़ा हो जाएगा, है ना, बड़ा होने लग जाएगा, तो इसको और ज़्यादा न्यूट्रिशन का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। इसको न्यूट्रिशन का ज़रूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को फिर बाहर निकालना पड़ेगा। इन सभी कारण से एक प्रॉपर फंक्शन, एक सिस्टम चाहिए, सिस्टमैटिक चीज़ चाहिए, ना। इसी कारण से क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। क्या होता है सर प्लेसेंटा, तब से आप प्लेसेंटा प्लेसेंटा बोल रहे हैं। प्लेसेंटा का मतलब हुआ, देखो ये यूट्रस है, ठीक है, और ये यूट्रस के बाद ये देखो छोटा सा बच्चा है ना, बाबू, बेबी, समझे बात को। अब यहाँ पे एक ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से ये, है ना, ये जुड़ा होता है। इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, और इसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये आपका डेवलपिंग फीटस। समझ में आई बात, हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, है ना, कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक, आइए। प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन के टाइम में क्या होगा ना, कि ये जो यूट्रस है, ठीक है, जो यूट्रस है ना, और यहाँ पे
तो अभी एकदम ध्यान से आप समझो इस बात को कि जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, यहाँ पे ये जो लेयर है बाहर का लेयर, जिस लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिस लेयर को हम लोग बोल रहे थे ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इस ट्रोफोब्लास्ट के लेयर के पास यहाँ पे है ना, यहाँ पे होता है एक और लेयर, जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं कोरियन, ठीक है। जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं कोरियन, ठीक है। तो ये लेयर, क्योंकि ये कोरियन लेयर है ना, ये लेयर क्या करेगा ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं। तो ये इस तरह से विलाई का फॉर्मेशन करेगा। अब क्योंकि इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, कोरियन कहते हैं, तो ये जो विलाई है, इस विलाई का नाम क्या हो जाएगा, कोरियोनिक विलाई हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, कोरियोनिक विलाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात, है ना। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके बाहर में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कोरियन कह रहे हैं। इस कोरियन ने है ना एक स्ट्रक्चर को बनाया जो कि विलाई स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि आप पढ़े हो पहले। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कोरियोनिक विलाई कह रहे हैं। अब ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये क्या होगा ना, इस यूट्रस के पास जो कि म्यूकस, ब्लड वेसल्स, ये सब होता है, यहाँ पे ब्लड होता है, ठीक, मैटरनल ब्लड होता है। इसको आप कह सकते हो मैटरनल ब्लड, ठीक है। मैटरनल मतलब मदर का ब्लड, ठीक है। तो ये वाला विलाई अब मैटरनल ब्लड के साथ ऐसे वो छप छप करता है। सो छप छप का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, एकदम ध्यान सुनना बात को, ठीक है। मैटरनल ब्लड के साथ ये ऐसे मिक्स होगा आकर के, समझे बात को। और मिक्स होने के बाद ये है ना, ये दोनों मिलकर के ज्वाइंटली साथ में है ना, ये मैटरनल ब्लड और ये वाला कोरियोनिक विलाई दोनों साथ में ज्वाइंटली मिल करके एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन करेगा। समझे बात को, ये इस तरह से है ना एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन करेगा। और उसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। तो यहाँ पे अपन को लिखना चाहिए भाई, क्या लिखना चाहिए, है ना, ये जो कोरियोनिक विलाई है और ये जो मैटरनल ब्लड है ना, बोथ ज्वाइंटली, है ना, will form a structural and functional unit called as प्लेसेंटा, है ना। बोथ किसके बारे में कह रहे हैं सर, बोथ का मतलब ये कोरियोनिक विलाई और ये मैटरनल ब्लड। समझे बात को, मतलब ये कोरियोनिक विलाई है ना ये वाला, और ये मैटरनल ब्लड दोनों आपस में साथ में ज्वाइंटली एक तरह का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, प्लेसेंटा कह रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बार ऐसे आप जब ओल्ड एनसीईआरटी या फिर आप कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे ना पुराना, तो आपको मिलेगा कि ये जो ह्यूमन का जो प्लेसेंटा है उसका टाइप क्या है। तो ह्यूमन का जो प्लेसेंटा है उसका टाइप होता है क्या, हीमोकोरियल, समझे, इसका टाइप होता है हीमोकोरियल, समझे। अब ये हीमोकोरियल शब्द आया कहाँ से, है ना, जो हीमोकोरियल शब्द है ना, मैं लिख देता हूँ ऐसे, देखो ध्यान से देखना। तो ये जो प्लेसेंटा है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं हीमोकोरियल, तो ये हीम जो शब्द है ना, ये हीम शब्द आता है ब्लड के लिए, है ना, और जो कोरियल शब्द है वो आता है किसके लिए, कोरियोनिक विलाई के लिए। समझे बात को। चलिए, ह्यूमन प्लेसेंटा का ये टाइप है। एक्चुअल में हम लोग प्लेसेंटा जो सोचते हैं ना वैसा नहीं होता, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा रियल में नहीं है। रियल में जब आप प्लेसेंटा को देखोगे ना, देखो एक और कुछ बातें हैं, जो लोग ऐसे जानवर रखे हो घर में, जानवर मतलब गाय भैंस अगर कोई पाले हो तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा कि क्या होगा ना, कि घर में क्या होता है ऐसे कि जब मतलब जब बच्चा दे देगी जब फीमेल जो काऊ है, तो उसके बाद जो ये जो है ना प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा अपने आप धीरे धीरे करके वो बाहर रिलीज़ हो जाता है। घंटा 2 घंटा 3 4 घंटा में वो बाहर रिलीज़ हो जाएगा। मतलब डिलीवरी के बाद जो प्लेसेंटा है वो अपने आप बाहर आ जाता है जानवरों में। लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन के केस में क्या करना पड़ता है, ह्यूमन के केस में डॉक्टर जो है, ठीक है, मैनुअली हाथ से वो ढूंढ के ऐसे बाहर वो निकालते हैं प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा एक्चुअली में एक ब्लड है ना, मतलब ब्लड का बैग जैसा दिखाई देता है। समझे बात को। मैं रियल में आपको फोटो यहाँ पे अटैच कर दूंगा, कहीं पे आप देख लेना अच्छे से कि भाई ह्यूमन प्लेसेंटा जो वो कैसा दिखता है। ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा कि ब्लड ऑफ बैग के जैसा दिखाई देता है ह्यूमन प्लेसेंटा। ठीक, चलिए तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, आइए। तो ये है भाई फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, है ना। ड्यूरिंग कॉपुलेशन या फिर कोइटस, है ना, सीमेन रिलीज होता है पीनस से वजाइना की तरफ, जिसको हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। जो मोटाइल मतलब मूवेबल स्पर्म है वो स्विम करेगा और वो पास करेगा सर्विक्स से और वो पहुंच जाएगा यूट्रस तक। फाइनली वो रीच करेगा कहाँ, एम्प्यूला में, है ना, फॉलोपियन ट्यूब का। और जो ओवम है
वो है ना रिलीज़ होता है ओवरी से फॉलिपिन ट्यूब में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है एम्पुलरी रीजन तक जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब यहाँ से एमसीक्यू क्या बनेगा हमारा कि भाई ये जो एम्प्यूला है ना, ये जो एम्प्यूला है, ये एम्प्यूला ही क्या है, ये एम्प्यूला ही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ओके, हाँ सही बात है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलर रीजन, है ना। यही एक कारण है कि नॉट ऑल द कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। समझ में आया बात? हाँ भाई समझ में आया। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम में जो स्पर्म है वो कांटेक्ट में आता है किसके, जोना पेलिसिडा लेयर के, ओवम का, और इंड्यूस करता है चेंजेस किस में, उस मेम्ब्रेन में, ताकि ब्लॉक हो जाए एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, है ना। यही इंश्योर करता है कि ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज विद द ओवम, है ना। द सेक्रेशंस ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जोना पेलिसिडा। समझ में आया बात? मतलब यहाँ पे हल्का सा लिख ही दिया छिपाते छिपाते ही, है ना, कि एक्रोसोम का कुछ रोल है वहाँ पे कि वो जो स्पर्म है वो उस ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर वो घुस पाए। समझ में आया बात? हाँ भाई समझ में आया। उसके बाद देखो क्या है ना, अब देखो दिस इंड्यूसेस, है ना, ये इंड्यूस करता है, क्या इंड्यूस करता है, कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट। मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से समझाया था भाई, है ना, ठीक है, कि जब ये घुस रहा होगा, स्पर्म जब घुस रहा होगा, तो उसी टाइम में जाकर के सेकेंड वाला मियोसिस जो कि मेटाफेज में अटका हुआ होता है वो कंप्लीट हो रहा होगा, है ना, ये बात लिखा हुआ है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल, है ना, जिससे क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी होता है और एक हैप्लॉइड ओवम बनता है। ओवम को एक और नाम देते हैं हम लोग, ऊटीड बोलते हैं ओवम को, है ना, ओवम को लोग क्या बोलते हैं, ऊटीड बोलते हैं, ठीक। फिर बाद में हैप्लॉइड न्यूक्लियस, है ना, सून हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है ना, वो ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म। देख रहे हो ये बात को एकदम शानदार तरीके से लिखा हुआ है भाई कि स्पर्म का वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस और एग का या फिर ओवम का वो न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज करता है और बाद में फिर वो बनाता है एक तरह का डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जाइगोट बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको बात? हाँ भाई समझ में आ रहा है। ये क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, कि जेंडर डिसाइड होगा। इसको अलग से पढ़ाऊंगा मैं, फ्लोर नहीं टूटना चाहिए अभी, है ना। इसके बाद ये वाला चीज़ पढ़ो ध्यान से। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जाइगोट में, है ना, मूव करेगा वो स्थमस के तरफ। मतलब यहाँ से जब वो जाएगा, है ना, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला क्या है, ये वाला एम्प्यूला पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन क्या है, ये स्थमस है ना। समझे बात को? देखो एकदम ध्यान देना, ठीक है। तो स्थमस की तरफ वो जाएगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है। मतलब एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जाएगा कहाँ, वो धीरे धीरे करके वो स्थमस से होते हुए जाएगा यूट्रस में। समझे बात को? ठीक है। एंड फॉर्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमेयर। एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर कॉल्ड एज मोरूला, ठीक है। द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। हाँ भाई सही बात है, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं उसको। एज इट मूव फर्दर into the uterus, blastomere, है ना, in the blastocyst are arranged into the outer layer called trophoblast, an inner group of cell called as inner cell mass, है ना। Trophoblast then get attached to the endometrium, है ना, and inner cell mass get differentiated as the embryo। यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि ट्रोफोब्लास्ट अटैचमेंट में हेल्प करेगा और अंदर का जो सेल का जो गुच्छा है वो एज अ एम्ब्रियो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। As a result, the blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus, है ना। This is called as implantation। समझ में आई बातें? हाँ भाई समझ में आई। ये वाला प्रोसेस दिया हुआ है किसका, प्लेसेंटा फॉर्मेशन का। देखो, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, जो कि सराउंड हो जाता है यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से, है ना। द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम interdigitated with each other and jointly form structural and functional unit between developing embryo, है ना, and maternal body। मतलब ये जो यूट्रस है ना, ये जो यूट्रस का जो वॉल है और ये जो बच्चा है, इन दोनों के बीच में एक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होगा। जो यूनिट है ना कैसे बना होगा, कोरियोनिक विलाई और वो मैटरनल टिश्यू, मैटरनल ब्लड, उनसे वो मिल करके वो है ना स्ट्रक्चरली फॉर्म हुआ होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का बहुत अच्छे से शानदार तरीके से खत्म हो गया, है ना। अब देखो, प्लेसेंटा का फंक्शन पूछता ही पूछता है, समझे बात को, प्लेसेंटा का फंक्शन पूछेगा तो प्लेसेंटा का फंक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, एकदम ध्यान देना, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा का फंक्शन में हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट, इट
facilitates transport of to and from the डेवलपिंग फीटस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन किसका? तो ये जो है, ध्यान देना एकदम, ऑक्सीजन समझा देते हैं, पहले आप समझो एकदम ध्यान से। टू एंड फ्रॉम का मतलब क्या हुआ? जो प्लेसेंटा है ना, उस प्लेसेंटा से ही ये डेवलपिंग फीटस है, उसमें है ना, मतलब टू द फीटस या फिर फ्रॉम द फीटस, मतलब ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये सब प्लेसेंटा के तरफ जाता, सॉरी इसके तरफ, फीटस के तरफ जाता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट जो निकलेगा, CO2 निकलेगा, नाइट्रोजन वेस्ट निकलेगा, वो सब फ्रॉम द, है ना, मतलब इनकमिंग भी होगा, आउटगोइंग भी होगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ भाई समझ में आ रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या, ऑक्सीजन के साथ एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। अब ये जो प्लेसेंटा है ना, देखो काफ़ी अच्छे जगह में अगर आप देखोगे ना, तो कुछ ऐसा यूनिक सा सवाल पूछ लेता है कि भाई बताओ, है ना, मैं ऐसे ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, एक दफ़ा मैं इंटरव्यू दे रहा था कहीं पर, वो अच्छा बहुत वेल रेपुटेड ब्रांड था, वहाँ पे मेरे को पूछा गया कि बताइए कि कौन सा टेम्पररी इंडोक्राइन टिश्यू है। तो टेम्पररी इंडोक्राइन टिश्यू प्लेसेंटा, है ना, प्लेसेंटा जो है कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है। देखो ग्लैंड है ना, दो तरह का ग्लैंड होता है, एक होता है इंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन क्या करता है, वो हार्मोन रिलीज़ करता है, एक्सोक्राइन क्या करेगा, वो एंजाइम्स रिलीज़ करेगा। तो जो प्लेसेंटा है वो एज अ इंडोक्राइन टिश्यू काम करता है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है। वो हार्मोन्स जैसे कि HCG हो गया, HPL हो गया, समझ में आ रहा है बात? तो ये जो HCG है, HPL, सब प्लेसेंटा से निकलता है, ठीक है। HCG ही वो हार्मोन है, HCG ही वो हार्मोन है जो कि, है ना, जो कि प्रेगनेंसी किट में डिटेक्शन होता है उसका, मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाएगा ना, तो HCG हार्मोन निकलेगा प्लेसेंटा से, और ये HCG हार्मोन फीमेल के यूरिन के साथ डिसॉल्व होकर के वो बाहर निकलता है। तो उसके बाद क्या होगा ना, कि जो किट होता है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो प्रेगनेंसी किट होगा, दिखा दें क्या? रुको एक सेकंड, यहीं कहीं होना चाहिए। तो आप ये दे सकते हो ना, प्रेगा न्यूज़। अब इसमें क्या होगा ना कि देखो एकदम ध्यान से आप देख लो, अच्छे से समझ लो चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन को, है ना, इनपुट किया था, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन को यहाँ पे डाला जाएगा, और यहाँ पे ये लाइंस बना हुआ है, समझे बात को? अब यहाँ पे ये जो लाइन है, ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है HCG, है ना, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे जो बना हुआ है ना, यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन को डाला जाता है, और जिस कारण से यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा, है ना, लाइनिंग से इंडिकेट हो जाता है कि भाई प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है, समझे बात को? तो ये बात आप समझो अच्छे से कि भाई प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स को निकालेगा, उसमें से कुछ ऐसा भी हार्मोन है जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन है, उसका यूज़ है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करना, यस या फिर नो, समझे बात को? ठीक है, आओ। तो यहाँ पर लिखेंगे, इट ऑल्सो एक्ट एज इंडोक्राइन टिश्यू, ठीक है, दैट रिलीज HCG, ठीक है, HPL, है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, ये सब इसका है फुल फॉर्म, ठीक। चलिए यहाँ तक जो है कवर हो गया अच्छे से, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, कुछ और भी ऐसा MCQ से पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में ही रिलीज़ होगा। तो HCG हो गया, HPL हो गया, रिलैक्सिन हो गया, ये 3 हार्मोन है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में ही रिलीज़ होता है। ये MCQ है नीट का, समझे बात को? चलिए, ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अब। अरे क्वेश्चंस आ गया यहाँ, तो आइए इसमें, है ना, देखो प्लेसेंटा क्या करता है, ये फैसिलिटी देता है, कैसा? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का टू द एम्ब्रियो, और रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल, है ना, जो कि एम्ब्रियो से प्रोड्यूस होगा। प्लेसेंटा कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, समझे बात को? प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज इंडोक्राइन टिश्यू, जो कि प्रोड्यूस करेगा बहुत सारा हार्मोन, जैसे कि HCG, है ना, लिखा हुआ है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, और क्या, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और क्या करेगा, ईस्ट्रोजन, और क्या करेगा, प्रोजेस्टोजन। ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरॉन नहीं लिखा हुआ है, प्रोजेस्टोजन लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ।
इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन है ना रिलैक्सिन भी निकलता है सेक्रेटेड बाय द ओवरी। एकदम ध्यान से समझना बात को, ठीक है। रिलैक्सिन, रिलैक्स कर देने वाला, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी है ना, बोला लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो पेल्विक लिगामेंट है उसको लूजन करता है ताकि अपर्चर है ना स्मूथ हो जाए, लूज हो जाए, ताकि बच्चे का बर्थ हो पाए अच्छे से। समझ में आया बात, ठीक है। तो ये काम करता है कौन, रिलैक्सिन, है ना। तो यहाँ पे बोला लेट अस रिमेंबर कि HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ में आया बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये बाद में बताया कि भाई और भी बहुत सारा चीज़ निकलता है प्रेगनेंसी के टाइम में, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, और भी बहुत सारा चीज़ है ना निकलता है फीटल ग्रोथ के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बात आपको, बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आइए, बायोबली क्वेश्चंस है आपके पास, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बायोबली क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द जाइगोट। अच्छा, मल्टी करेक्ट है ये लगता है भाई। सिंगल सेल्ड, डबल सेल्ड, हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, बताओ क्या होगा इसमें। देखो, जो जाइगोट है स्पर्म और एग के मिलने से बना, दो सेल है ना मिल गया, मतलब ये एक सेल बन गया जो कि जाइगोट है। तो ये पहला आंसर क्या, सिंगल सेल लग रहा है ना कि सिंगल सेल होगा। डबल सेल वाला तो आंसर नहीं होगा। स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और ये एग भी हैप्लॉइड होता है, तो n+n मिलकर के क्या बनेगा, 2n बनेगा, मतलब डिप्लॉइड हो जाएगा, है ना। तो हैप्लॉइड तो नहीं होगा भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। A एंड D को देखो है कहीं पर, देखो 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 है, A मिला और D मिला, ये G नंबर हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, हाँ भाई समझ में आ रहा है। इफ़ अ कपल हैविंग 6, अच्छा हाँ ये सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग एक बार कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने नहीं किया भाई, और देखो तो ये तो बचपन से करता ही है यार, फिर भी पढ़ेगा, ठीक है, आओ पढ़ लो। तो मेल और ये फीमेल, जैसा कि इसमें क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है, इसमें भी कितना होगा, 46 होगा, ठीक है। समझे बात को। अब ये जब बनाएगा है ना, ये जब बनाएगा स्पर्म, ठीक है, तो स्पर्म में क्या होता है, मतलब ये 46 क्रोमोसोम है तो ये 23 ही आएगा, तो जो 22 रहेगा, एक्चुअली में हम लोग 46 क्रोमोसोम नहीं बोलना चाहिए, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। बट समझने के लिए हम लोग यहाँ पर 46 लिख लिए हैं, 22। अब यहाँ पे मेल के केस में हो सकता है कि XY हो, ठीक। और अब ये जो फीमेल है, फीमेल के केस में जो ओवम बना है उसमें XX हो, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ध्यान देना एकदम, इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, ऑटोजोम्स, है ना। और इसको हम लोग कहते हैं क्या, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो भी जेंडर जो डिसाइड होगा वो ऑटोजोम से तो डिसाइड होता नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम से ही डिसाइड होता है ना। तो सेक्स क्रोमोसोम के बारे में अगर हम लोग सिर्फ लिखें तो मेल के केस में हो जाएगा XY, ठीक है, और फीमेल के केस में हो जाएगा XX, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो X और X अगर हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे बोलो कि फीमेल हो जाएगा। अब यही वाला X जो कि यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ, अगर ये इसके साथ भी अगर फर्टिलाइज होगा तो भी ये क्या बनेगा, XX बनेगा, जो कि हो जाएगा फीमेल। लेकिन ये Y वाला अगर फर्टिलाइज करेगा इसके साथ तो ये क्या बनाएगा, XY बनाएगा, जो कि क्या है, ये है मेल। अब यही वाला Y अगर इसके साथ अगर होगा फिर ये क्या बनाएगा, XY बनाएगा, जो कि क्या है, मेल है। मतलब हर बार है ना आप देख सकते हो कि 2 मेल आ रहा है और 2 फीमेल आ रहा है, समझे बात को। मतलब जेंडर डिसाइड करने का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा 50-50% होगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ये है क्वेश्चन, इफ़ अ कपल हैविंग 6 फीमेल चाइल्ड, what is the percentage possibility of getting the boy child in 8th fertilization, ठीक है। मतलब जो 6 है ना, 6th, ठीक है, वो क्या है, फीमेल है अब तक, है ना। तो आप बताइए कि 8th वाला जो आएगा है ना, उसका बॉय आने का है ना, उसका बॉय आने का पॉसिबिलिटी कितना है, परसेंटेज पॉसिबिलिटी कितना है, सोचिए, पॉज करके बनाइए एक बार, है ना। तो भाई चाहे 99 फीमेल चाइल्ड भी अगर है और 100th अटेम्प्ट में अगर ये बात अगर ढूंढना है कि क्या पॉसिबिलिटी है, मेल आएगा या फीमेल आएगा, तो क्या होगा आंसर, 50%। समझ में आ रहा है जी, 50% होगा। चलो आगे बढ़ो, पार्चुरेशन, ठीक है, आगे बढ़े इसमें। पार्चुरेशन पढ़ने से पहले जो है ना आप एक बात को समझो अच्छे से, ठीक है,
आप एक बात को समझो कि भाई ये जो जाइगोट होता है, ठीक है, ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट है ना, आगे जा कर के जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब ये जाएगा ना, तो उस टाइम में क्या होगा कि ये इस तरह से ये जर्म लेयर बनाता है, ठीक है। ये जो जर्म लेयर है ना बाहर वाला, जिसको हम लोग बोल रहे हैं आउटर लेयर, इसको बोला जाता है एक्टोडर्म, ठीक है। डर्मा का मतलब होता है लेयर, है ना। अब ये जो अंदर में जो लेयर है, ठीक है, ये जो अंदर में जो लेयर है ग्रीन वाला, कौन सा, ये इनर वाला, इस इनर वाला को बोला जाता है ना, इसको बोला जाता है इंडोडर्म, ठीक है। अब ये आउटर वाला लेयर और ये इनर वाला लेयर, ठीक, अब इनके बीच में यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक और लेयर होगा, ठीक है, एक और लेयर होगा। अब ये जो लेयर है ना, इस लेयर को आप कह सकते हो भाई ये मिडिल में होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मीजोडर्म, ठीक है। मतलब ये बात हम लोग अभी देखे कि जो जाइगोट है वो जब आगे जब ये डेवलप करेगा ना, तो आगे ये कुछ जाके जर्म लेयर बनाता है। हाँ, ये वही वाला बात है जो कि आप पढ़ते हो एनिमल किंगडम में, जहाँ पर आप जर्मिनल लेयर या फिर आप जर्म लेयर पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बाहर में जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, फिर सबसे अंदर में जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोडर्म, और ये बीच में जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोडर्म, ठीक है। अब जिसमें इस तरह का तीन तीन लेयर होगा, है ना, जिसमें इस तरह का तीन लेयर होगा। कौन सा लेयर है ये है जर्म लेयर, ठीक है। इस तीन जर्म लेयर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, याद है किसी को? इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और इसमें दो जर्म लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। समझ में आया बात? इसी यहीं पर है ना, मिडिल वाले लेयर में यहीं पर कुछ स्प्लिटिंग हो जाता है, कुछ सिलोम बन जाता है, कैविटी बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं सिलोमेट। नहीं बन पाता उसको बोलते हैं हम लोग ए सिलोमेट। फॉल सिलोम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो सिलोमेट। शायद आपको रिकॉल हो रहा होगा क्लास 11th। चलो कोई बात नहीं, रिकॉल रहा तो अच्छी बात है ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बात आपका एनसीईआरटी जो ये मेंशन करता है कि भाई ये जो जाइगोट है ना, ये जो अंदर में जो यहाँ पर जो सेल का जो गुच्छा हुआ करता था, याद है आपको? बाहर में वो ट्रोफोब्लास्ट, अंदर में वो इनर सेल मास का गुच्छा। वो इनर सेल मास के अंदर में है ना, वो इनर सेल मास के अंदर में कुछ और भी छोटा छोटा ऐसा सेल होता है, जो सेल को हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल। और ये स्टेम सेल के पास ये पोटेंशियल है, ये कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर पाएगा, वो ऑर्गेनोजेनेसिस कर पाएगा, मतलब वो ऑर्गन्स बना पाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल सेल का जो जाइगोट होता है, वो जाइगोट एक बड़ा सा बेबी बन जाता है, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। वो ऑर्गन्स कहाँ से आया भाई? तो यहीं से आया, वो स्टेम सेल से आया। वो समझे बात को? ओके, है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इनर सेल मास क्या करता है भाई? कंटेन्स स्टेम सेल्स, ठीक है, that are capable for the formation of organs, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? तो पार्चुरेशन का मतलब है कि जो बच्चा जो जब बन जाएगा ना 9 मंथ के बाद, तो 9 मंथ के बाद जो डिलीवरी प्रोसेस होगा, मतलब द एक्सपल्शन ऑफ बेबी है ना आफ्टर द 9 मंथ फ्रॉम द यूट्रस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन, या फिर सिंपली आप चाइल्ड बर्थ कह सकते हो। पार्चुरेशन को लोग चाइल्ड बर्थ कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, एकदम अच्छे से आप समझना बात को कि भाई इसके अंदर में है ना, ठीक है। चलिए एकदम ध्यान से आप देखना बात को, है ना। ये क्या है? ये है ना, ये है फीटस, ठीक है। और ये वाला क्या है? प्लेसेंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको दिख रहा है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो पार्चुरेशन जो है ना, पहला सिग्नल निकलता है पार्चुरेशन का। देखो ये क्योंकि फीटस है, तो फीटस को इजेक्ट करना है ना, फीटस को इजेक्ट करना है, तो पहला वो सिग्नल निकलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। पहला सिग्नल निकलेगा फीटस को इजेक्ट करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो अब ये जो निकलेगा है ना पहला सिग्नल, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, एकदम ध्यान से समझना बात को, ठीक है। इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन, ठीक है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, मतलब फीटस को इजेक्ट करने वाला वो सिग्नल, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स। अब ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है वो रिलीज कहाँ से हो रहा है, क्या इसका सोर्स है, क्वेश्चन आ रखा है एक बार। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का जो सोर्स है ना, जो सोर्स है ये है प्लेसेंटा। ठीक है, एंड प्लेसेंटा एंड फीटस। ठीक है, मतलब ये जो फीटस है और ये जो प्लेसेंटा, इसी दो जगह से सिग्नल ओरिजिनेट करेगा, मतलब एक तरह का सिग्नल ओरिजिनेट करेगा जो कि होगा क्या, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो कि प्लेसेंटा और ये फीटस से निकलता है। अब इसके कारण क्या होगा ना कि ये कॉज करता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब ये कम, बहुत स्मॉल है ना, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस बात को, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। ठीक है, जैसे ही ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा ना, तो यहाँ पे लगा होता है कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, तो मतलब बहुत कम, छोटा सा ही माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में। तो यहाँ से ये जैसे ही ये रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएगा, समझे बात को। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे इस बात को, है ना, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड। अब स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाने के बाद ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट कर देगा। किसको स्टिमुलेट कर देगा, ये स्टिमुलेट कर देगा यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी को, है ना। और ये जैसे ही ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करेगा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करना शुरू कर देगा, किसको मालूम है, ये रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन को, है ना। और ऑक्सीटोसिन का भाई दो ही काम है, इसको दो ही चीज़ आता है। क्या, ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है इसका कि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन एक तरह का, जब ब्रेस्ट फीडिंग जब होता है तो ये मिल्क को इजेक्ट कराने में हेल्प कराता है ना। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है, इस ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, इससे होता है स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब क्या है ना कि ये जो है ना, पहला यहाँ से सिग्नल निकलेगा फीटस को इजेक्ट होने वाला। जो पहला जो सिग्नल निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो कि प्लेसेंटा और फीटस से निकलेगा। और ये कॉज करता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिससे फिर ये जो वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये स्टिमुलेट करेगा फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी निकालेगा क्या, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को क्या आता है, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराना। स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, है ना, जब होगा इस तरह से, 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 है ना, तो फिर क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो हर जगह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स फिर से एक्टिवेट होगा। और फिर से ये अगेन फिर क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को फिर से सिग्नल देगा ताकि ऑक्सीटोसिन निकालो। और ये सिग्नल ये बार बार ये चलते रहेगा। और ये इस कारण से, है ना, ये इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। देखो बॉडी में जो है ना फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। बॉडी में जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कम करने के लिए कुछ आएगा ऑपोजिट में, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। कभी कभी क्या होगा, बॉडी में कोई चीज़ ज़्यादा हो रहा है तो ये और ज़्यादा हो जाएगा कुछ और चीज़, है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। जैसे कि जितना ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, उतना ही फिर ये और निकाल रहा है ऑक्सीटोसिन ताकि ये और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाए। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि बहुत कम होता है बॉडी में, समझे बात को। तो ये जो है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान देना, एकदम ध्यान देना आप, ठीक है। तो अगर आप शुरू करोगे यहाँ से, है ना, तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद फिर स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ होगा, उसके बाद हुआ होगा स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद फिर पहुंचा होगा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, है ना, दैट लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्थ, या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं पार्चुरेशन।
देखो ये सब किताबी बात है, ठीक है, इसको समझा देते हैं पहले आपको। देखो फीटल रिएक्शन रिफ्लेक्स निकला, माइल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गया, फिर स्ट्रेच रिसेप्टर्स फिर क्या किया, एक्टिवेट किया होगा, स्टिमुलेट किया होगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिस कारण से क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर पिट्यूटरी जब निकालेगा ऑक्सीटोसिन तो फिर स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, जिस कारण से फिर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, समझे बात को। और उसके बाद फिर क्या हुआ होगा, फिर बर्थ होने लगा होगा ना। देखो ये सब जो है ना किताबी बात है, ठीक है। रियल बात में क्या है, रियल में चीज़ में क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक। उससे पहले एक बात समझो कि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये एक तरह का न्यूरो इंडोक्राइन प्रोसेस है। सर न्यूरो इंडोक्राइन क्या होता है, तो न्यूरो का मतलब क्या, न्यूरल, और इंडोक्राइन का मतलब क्या, हार्मोनल। सिग्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाई, हाँ जा रहा है। हार्मोन्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन निकल रहा है। तो ये एक तरह का न्यूरो इंडोक्राइन है, समझे बात को। हाँ भाई समझ गए। रियल में क्या होता है सर, देखो एकदम ध्यान से सुना मेरी बात को, ठीक है। जो एक्चुअल में जो होता है मैं आपको बताऊंगा। तो जब एक्चुअल में क्या होगा, तो जब प्रेगनेंसी जब 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना, अब जिसका पहली बार है तो वो पता नहीं चल पाता है भाई रियल पेन है कि फॉल्स पेन है। सर पेन क्यों होगा, जो 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चा ऐसा तो नहीं कैसे फुचुक से बाहर निकल जाएगा, फुचुक से बाहर नहीं निकलता है। वो कुछ धीरे धीरे कुछ ऐसा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस में, जिस कारण से बच्चा धीरे 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 करके बाहर आएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लेबर पेन बोलते हैं। समझ में आया बात, ठीक है। तो वो जो बच्चा निकलने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट कैसे होगा, पता कैसे चलेगा। तो ये जो है ना, आपको शायद पता हो कि जो बच्चा जो डेवलप हो रहा होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड में डेवलप हो रहा होता है। एक एमनियोटिक सैक होता है, उसके अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होगा, उसके अंदर में बच्चा जो है वो डेवलप हो रहा होता है, समझे बात को। तो जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलेगा, मतलब एमनियोटिक बैग ब्रेक हो जाता है। कहीं कहीं मूवीज़ में आप देखे होंगे कि वाटर बैग फट गया, वाटर बैग ब्रेक हो गया। तो जैसे ही वो एमनियोटिक फ्लूइड जब ब्रेक होकर के बाहर निकलना शुरू होता है, तब जाकर के ये प्रोसेस सब कुछ इंड्यूस हो जाता है, समझे बात को। और अगर इनकेस अगर ऐसा नहीं हुआ है ना, अगर इनकेस ऐसा अगर नहीं हुआ, 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी जो प्रेगनेंसी का मतलब जो बर्थ होने का जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, अपने से हाथ डाल करके, है ना, हाथ डाल करके वो और ऐसे ट्विस्ट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को, एमनियोटिक बैग को ऐसे ट्विस्ट करके फिंगर से ऐसे फाड़ देते हैं, ताकि वो रप्चर हो जाए, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल जाए। और उसके बाद ये मतलब इसको इंड्यूस्ड पार्चुरेशन हम लोग कहते हैं, समझे बात को। अब नॉर्मल तरीके से क्या होता होगा सर, ये तो आप बताएं कि जब 9 मंथ कंप्लीट हो चुका और जब ये बर्थ का वाला प्रोसेस नहीं हो रहा होगा, तब डॉक्टर क्या करता है, तब आप ये बात बताएं रियली नॉर्मली क्या होता होगा। तो नॉर्मली में ये होता है कि डॉक्टर ना चेक करते हैं पहले कि सर्विक्स का डायलेशन लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। सर्विक्स, हाँ ऐसे यूट्रस है और ये ऐसा नॉड जैसा स्ट्रक्चर है, ये नॉड में ऐसे ऐसे डायलेशन हो रहा है कि नहीं, है ना, ऐसे हेड बाहर आ रहा है कि नहीं, समझे बात को। तो सर्विक्स में डायलेशन हो रहा है कि नहीं, ऐसे वो चेक करते हैं हाथ डाल के, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वो डायलेट हुआ कि नहीं, समझे बात को। और वो ऐसे क्राउनिंग, ऐसे जब हेड जब बाहर आ रहा होगा ना उसको बोलते हैं क्राउनिंग। तो क्राउनिंग हो रहा है कि नहीं, वो सर्विक्स डायलेट हुआ कि नहीं, वो चेक करते हैं। और उसके बाद फिर जा करके ये है ना, पहला वो सिग्नल फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, समझे बात को। अब फिर इससे क्या होगा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलेगा ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन निकला, फिर ये क्या किया, ये स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली में इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन नहीं कह सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपल्शन परपल्शन, समझे बात को। ये कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी हो रहा है यार, ये एक्सपल्शन परपल्शन बोलते हैं, ऐसा रिथमिक ऐसा कॉन्ट्रैक्शन टाइप का होगा, जिस कारण से बच्चा धीरे धीरे करके बाहर निकलेगा। तो सर ऐसा है कि सिर्फ यहीं पे होता है क्या, एंटीरियर पार्ट में होता है क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, नीचे से अगर होने लग जाएगा तो क्या होगा, अगर नीचे से होने लग जाएगा तो बच्चा जो है अंदर ही वो चोक हो जाएगा, अंदर ही रह जाएगा वो। ऐसा बहुत रेयर केस में कभी कभार होता है, कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ड्रग कुछ है, एग्रोमाइट्रिन है, मिथर्जिन है, ये सब कुछ ड्रग अगर डॉक्टर अगर गलती से अगर कभी या बाई मिस्टेकन कोई कंपाउंडर जैसा अगर हो जाए, है ना, जो ड्रग किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल में आता है, बहुत इमरजेंसी ड्रग है वो, है ना। ऐसा ड्रग देते ही क्यों है, किसी का ऑक्सीटोसिन लेवल बहुत कम होता है, ऑक्सीटोसिन निकलता ही नहीं है, समझे बात को। तो वहाँ पे बाहर से ऑक्सीटोसिन डालना पड़ता है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वो यूनिट वाइज वो मेजर करके वो डालते हैं, समझे बात को। इंट्रावेनस भी होता है, इंट्रामस्कुलर भी होता है। अब वहाँ पर अगर गलती से अगर वो वाला ड्रग अगर डाल दिया जाए तो बच्चा अंदर में चोक होकर वो डेथ हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात आपको। ऐसा होता कम है खैर, ठीक है। ये कुछ केसेस है जो मैंने आपको बताया अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद जब बच्चा जब निकल रहा होगा ना बाहर, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगा उसको ऐसे जो है ना, पहले उसको ऐसे, इसको मिल्किंग कहते हैं, मिल्किंग किया गया है ना, ऐसे करके मिल्किंग किया गया, समझे। उससे जो ब्लड है वो सेपरेट हो जाता है, मिल्किंग करके ऐसे क्लैंपिंग करके फिर इसको ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, समझे। उसके बाद फिर जो है ना बच्चे को है ना बाहर निकाला जाता है ऐसे टॉवल में लपेट के, समझे बात को। अच्छा आप ऐसे सोच के बताओ, कमेंट करके बताओ आप कि बच्चा जैसे ही पैदा होगा, ठीक है, तो अगर वो रो रहा है तो ठीक है ना, बाकी लोग खुश हो जाते हैं कि बच्चा रो रहा है, ठीक है। अगर वो नहीं रो रहा है तो बच्चे को है ना ऐसे मार के ऐसे उल्टा करके ऐसे थोपिया जाता है, ऐसे रुलाया जाता है। क्यों रुलाया जाता है आप कमेंट करके बताओगे नीचे, ठीक है। पॉज करके अब भी कमेंट करके बताओ कि बच्चे को क्यों रुलाया जाता है। देखो ऐसा है
कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर में बच्चा था, तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर में जब वो था तो उसका नाक से सांस लेने वाला प्रोसेस, पल्मोनरी सर्कुलेशन या फिर वो ब्रीदिंग करने वाला मैकेनिज्म वो तो बंद था कि नहीं। तो अचानक से क्या ऐसा हो जाता है कि बच्चा जैसे बाहर आया तो नाक से सांस लेने लग गया। तो इसीलिए ना, इसी कारण से बच्चे को जो है ऐसे मारा जाता है ना, ताकि वो ऐसा सिसक के रोए, ऐसे वो सांस भर भर के वो रोएगा, तो उसका लंग्स जो है वो खुल जाता है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ मैंने आपको बताया आज, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। आइए, पार्चुरेशन इज न्यूरोक्राइन, मिक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, बोथ ए एंड सी। हाँ भाई, न्यूरोक्राइन तो है और इंडोक्राइन भी है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं न्यूरो इंडोक्राइन। समझ में आया बात? हाँ भाई, समझ में आ गया, ठीक है। हार्ट इज फॉर्म्ड, अच्छा ये प्रेगनेंसी वाला है ना, आइए देख लेते हैं एक बार। तो ये अच्छा एक्टोडर्म वाला बात है, इंडोडर्म वाला बात है, मीजोडर्म है, ठीक है। हाँ, ऑर्गन्स, टिश्यूज़ ये सब बनता है स्टेम सेल से, ये सब है, ठीक है। अब देखो एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल ये फैक्ट है पूरा कि भाई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में कौन सा मंथ में कौन सा ऑर्गन या फिर कौन सा चीज़ बनता है, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दो, हार्ट, ठीक है, हार्ट जो है ना कौन से मंथ में बनता है, ये बात आप बताओगे, हार्ट कौन से मंथ में बनता है? बहुत सारे स्कूल या फिर बहुत सारे जगहों पे ऐसा मैंने खुद देखा है यार, मेरे को खुद पढ़ाया गया था यार कि हार्ट जो पहला मंथ में बन जाता है, जबकि आपका बुक ऐसा एकदम क्लियरली ये बात लिखता है कि हार्ट का जो फॉर्मेशन है वो आफ्टर द 1 मंथ होता है, पहला मंथ में नहीं बनता वो, समझे? या तो बिगनिंग ऑफ सेकंड मंथ बोलोगे या तो सेकंड मंथ बोलोगे। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो कि फर्स्ट जो साइन होता है ग्रोइंग फीटस का वो है ना, सुनते हैं, किससे सुनते हैं? वो हार्ट का साउंड सुनते हैं भाई, वो स्टेथोस्कोप। प्यार है आपका स्टेथोस्कोप नीट वाले बच्चे, देखो इधर, है ना। तो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ, अच्छा ये पहला मंथ कहाँ गया? हाँ यहाँ देखो, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर, देखो लिखा हुआ है ना, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। समझ में आया बात? फिर ये आगे पूरा लिखा हुआ भाई कि पहले जो है लिम्ब बन जाएगा, डिजिट्स बन जाएगा, समझे बात को, वो हेयर आएगा यहाँ पे, आईलिड्स बन जाएगा, ऑर्गन्स बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ये सब कुछ सीक्वेंस में अच्छे से लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। अब लैक्टेशन में सिंपली ये बात आपको याद रखना है कि मदर का जो इनिशियल फर्स्ट मिल्क होता है एकदम गाढ़ा येलोइश फ्लूइड रहेगा, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और वो कोलेस्ट्रम बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशियस होता है और उसमें एंटीबॉडीज़ भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं IgA, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रखोगे। मिल्क फॉर्मेशन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन से, मिल्क बाहर निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो कोलेस्ट्रम बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो आप। हार्ट इज फॉर्म्ड इन फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आफ्टर द फर्स्ट मंथ, हाँ, सी एंड बिगनिंग ऑफ सेकंड मंथ, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, इन द सेकंड मंथ ये भी हो सकता है। समझ में आया बात आपको? चलो ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आपको क्लियर होगा। आपको आगे जो भी वीडियोस चाहिए आप नीचे कमेंट करोगे, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी तुक्के से स्क्रॉल करते हुए, ठीक है।